इस क्लास में हम लोग किरचॉफ करंट लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ करंट लॉ दैट इज KCL, इसी को अपन पॉइंट मेथड बोलते हैं, इसी को अपन नोडल मेथड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ, एट एनी पॉइंट और नोड, किसी पॉइंट या नोड पे समेशन ऑफ इनकमिंग करंट is equal to summation of outgoing current. According to Kirchhoff current law, at any point or node, summation of incoming current is equal to summation of outgoing current. आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। ये पॉइंट या नोड है, यहाँ पे आने वाली करंट I1, I2, I3 और जाने वाली करंट I4 और I5। तो इस पॉइंट या नोड पर इनकमिंग करंट I1, I2, I3, तो इनकमिंग करंट I1, I2, I3 का समेशन, समेशन मतलब एडिशन, इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट I4 और I5, दैट्स वाई I4 प्लस I5। एट एनी पॉइंट और नोड, किसी पॉइंट या नोड पे आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। एट एनी पॉइंट और नोड समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। क्लियर है? अब हम इसका थोड़ा और एनालिसिस चालू करते हैं। ये एक पॉइंट या नोड है, यहाँ पर कोई बोला ये एक पॉइंट या नोड है, यहाँ पर कोई बोला कि यहाँ का वोल्टेज V वोल्ट है। यहाँ का वोल्टेज कितना है? V वोल्ट है। इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट मतलब अनंत से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को उस पॉइंट पर उसका वोल्टेज बोलते हैं। तो इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में मेरे को V वोल्ट के बराबर काम करना पड़ा है। दैट्स वाई यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा? V वोल्ट। इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को उस पॉइंट पर उसका वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर है? सो हम इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, या वर्क मान लेंगे पॉजिटिव है। देयरफॉर हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ये अजम्पशन लेके सॉल्व करते हैं कि नोड वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कैलकुलेशन करने के बाद वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आए, जो हम अज्यूम करेंगे वो ऑलवेज क्या अज्यूम करेंगे? पॉजिटिव वोल्टेज लेके अज्यूम करेंगे। क्लियर है? इसके बेस पर मैंने कुछ फार्मूले बनाए हैं, उन फार्मूलों को अपन ध्यान से एनालिसिस करेंगे, और अगर वो फार्मूले आप लोग को क्लियर होंगे तब आपको KCL इक्वेशन लिखने में किसी भी सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? सो पहले देखते हैं कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 ऐसा, यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज V2, रेजिस्टेंस R और करंट I। क्लियर है? करंट V1 से कहाँ की ओर जा रहा है? V2 की ओर जा रहा है। जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर जाता है, वैसे ही करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से कहाँ जाता है? लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। अगर एरो का मार्क ऐसा लग गया, इससे ये क्लियर हो गया कि करंट V1 से कहाँ की ओर जा रही है? V2 की ओर जा रही है। मतलब V1 हायर पोटेंशियल पे और V2 किस पे है? लोअर पोटेंशियल पे। क्लियर है? हमको पता है अगर नोड पे कोई पोलैरिटी नहीं देगा तो नोड वोल्टेज ऑलवेज क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। एट दैट कंडीशन इस I का जो इक्वेशन होगा, I इज इक्वल टू हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन ये वाली मान लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। यहाँ पर करंट V1 से V2 की ओर जा रहा है, यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं दिया है, नोड वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव प्लस ले लिए।
अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो करंट V1 प्लस से कहाँ जाती, V2 प्लस पे जाती, सेम ऊपर वाला कंडीशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे अभी जो हमारा कंडीशन है उसमें करंट V1 से कहाँ की ओर जा रही है, V2 की ओर जा रही है, और यहाँ निगेटिव पोलैरिटी। सो इसका इक्वेशन हो जाएगा I इज इक्वल टू V1 माइनस, हम कहाँ इंटर कर रहे हैं, माइनस साइन पे, माइनस साइन पे इंटर कर रहे हैं, दैट्स वाई जिस भी पोलैरिटी में एंटर करेंगे वो साइन लेंगे माइनस, तो यहाँ माइनस V2 बाय R। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो V1 प्लस V2 बाय R। देन थर्ड कंडीशन अपन देखते हैं। ये V1, ये V2, ये V, ये R, ये I। V1 एक नोड वोल्टेज है, V2 एक नोड वोल्टेज है, करंट V1 से V2 की ओर जा रही है, V1 हायर पोटेंशियल पे, V2 लोअर पोटेंशियल पे। यहाँ तक क्लियर हो गया। नोड वोल्टेज में कोई पोलैरिटी नहीं दिया तो नोड वोल्टेज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक नोड वोल्टेज V1 है, दूसरा नोड वोल्टेज कितना है, V2 है, और इस V1 और V2 के बीच में एक इंटरमीडिएट वोल्टेज आ गया है, दो नोड के बीच में एक वोल्टेज आ गया है। तो हम करेंगे क्या, रेजिस्टेंस के एक तरफ वाले वोल्टेज सोर्स का ग्रुपिंग बनाएंगे। अगर ये V वोल्ट इस तरफ रहता तो हम इसकी ग्रुपिंग V1 के साथ बनाते। ये V वोल्ट रेजिस्टेंस के उस तरफ है, इस कारण इस V वोल्ट की ग्रुपिंग हम किसके साथ बना रहे हैं, V2 के साथ बना रहे हैं। बैटरी का सिंबल आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा होता है। ये प्लस माइनस एक सेल है, ये प्लस माइनस एक सेल है, ये प्लस माइनस एक सेल है, छोटे छोटे सेल से मिलके बैटरी बनती है। तो ये प्लस माइनस एक सेल है, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, ये प्लस माइनस एक सेल है, इसका वोल्ट 10 वोल्ट है, ये प्लस माइनस एक सेल है, इसका वोल्ट 10 वोल्ट है। अल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आने पर ये एडिटिव पोलैरिटी में आ जाएंगे, और जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा 10 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 30 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर वो बैटरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के उसमें जुड़ती है तो वह एडिटिव पोलैरिटी में आती है, और उसका इफेक्टिव जो वोल्टेज होगा उनके सम के बराबर होगा। क्लियर है। यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस के एक तरफ वाले वोल्टेज सोर्स का समेशन करना है अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी V1 I R। यहाँ पर V1 और इस तरफ प्लस माइनस और प्लस आ रहा है, ये एडिटिव पोलैरिटी में है, दैट्स वाई यहाँ का वोल्टेज होगा V2 प्लस V, और हमेशा नोड वोल्टेज यहाँ V2 पे जो पोलैरिटी है वही पोलैरिटी यहाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं V2 में V को जोड़ रहा हूँ तो बड़ा किसको ले रहा हूँ, V2 को ले रहा हूँ, दैट्स वाई जो V2 की पोलैरिटी होगी वही आएगी। ये सेम पहला जैसा इक्वेशन हो गया, दैट्स वाई I का इक्वेशन हो गया V1 माइनस ब्रैकेट में V2 प्लस V डिवाइडेड बाय R। फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन अपन देखते हैं। नोड वोल्टेज पॉजिटिव, नोड वोल्टेज पॉजिटिव, रेजिस्टेंस के एक तरफ वाले वोल्टेज सोर्स का अपन ग्रुपिंग बनाएंगे। ये मैं ग्रुपिंग बना दिया। अगर ये V वोल्ट इस तरफ होता तो V1 के साथ ग्रुपिंग बनता, ये V वोल्ट रेजिस्टेंस के उस तरफ है तो मैं V2 के साथ ग्रुपिंग बना रहा हूँ। क्लियर है। यहाँ पर अब हमको देखना पड़ेगा कि ये V वोल्ट इस V2 के साथ एडिटिव पोलैरिटी में आ रहा है कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे, माइनस प्लस और प्लस, तो यहाँ पे प्लस और प्लस आमने सामने आ गया, दैट्स वाई ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में आ गया। एडिटिव पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ रहा है तो वो एडिटिव पोलैरिटी, और यहाँ पे प्लस प्लस या माइनस माइनस आमने सामने आ जाएगा तो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो जाएगा। जो इसका इफेक्टिव नेटवर्क बनेगा वो हो जाएगा यहाँ पर V1 I R। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर V2 और V आपस में सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में है, यहाँ एडिटिव पोलैरिटी में थे तो V2 में V को जोड़ा था, ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में है तो V2 में V को घटा दूंगा, तो इफेक्टिव वोल्टेज होगा V2 माइनस V।
ध्यान देंगे यहाँ मैं V2 में V को घटा रहा हूँ, हमेशा नोड वोल्टेज को ज़्यादा लेते हैं, तो यहाँ V2 में V को घटा रहा हूँ तो V2 को बड़ा ले रहा हूँ, दैट्स वाई यहाँ जो पोलैरिटी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर है? ये सेम पहला जैसा कंडीशन हो गया। देन I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 माइनस V डिवाइडेड बाय R। क्लियर है? तो ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन जब V1 से करंट V2 की ओर जा रही है, सेकंड कंडीशन जब V1 से करंट यहाँ प्लस से प्लस यहाँ प्लस से माइनस, थर्ड कंडीशन जब दो नोड के बीच में एक इंटरमीडिएट वोल्टेज आ जाता है और वो इंटरमीडिएट किसी एक वोल्टेज के साथ नोड वोल्टेज के साथ एडिटिव पोलैरिटी में रहता है और किसी एक नोड वोल्टेज के साथ सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में रहता है। अगर ये चार कंडीशन आप लोग को क्लियर हो गई तो आप किसी भी नेटवर्क में केसीएल इक्वेशन लिख सकते हैं। केसीएल इक्वेशन लिखने के बाद उसको सॉल्व करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? किरचॉफ करंट लॉ में जो भी मैंने चार कंडीशन बताया उसके बेस पे हम एक छोटा सा नेटवर्क में इक्वेशन लिख के देखते हैं। क्लियर है? तो देखिए ये एक नेटवर्क है। सबसे पहले हमको ये देखना है, ये रेजिस्टर, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर, ये करंट सोर्स और ये वोल्टेज सोर्स। इसको हम सर्किट एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट एलिमेंट। एक एलिमेंट एक ब्रांच बनाता है, तो ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच। जहाँ दो या दो से अधिक ब्रांच आपस में मिलती है उसको हम नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। कैलकुलेशन में हम उसको नोड बोलते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। नोड कितने हैं? यहाँ एक नोड बन रहा है, यहाँ एक नोड बन रहा है, यहाँ एक नोड बन रहा है, यहाँ एक नोड बन रहा है। ये कोई नोड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ब्रांच है। क्लियर है? किरचॉफ करंट लॉ केसीएल लिखते समय कैलकुलेशन पर्पस से हम नोड वहीं लेंगे जहां 3 या 3 से अधिक ब्रांच आपस में मिले। ये नोड है लेकिन कैलकुलेशन पर्पस से हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नोड नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो ब्रांच आपस में मिल रही है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नोड ये एक नोड है और ये एक नोड, जिसमें केसीएल के लिए हम जो सबसे नीचे वाला नोड रहता है उसको ऑलवेज ग्राउंडेड कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। और अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। अब हमारे काम के लिए किरचॉफ करंट लॉ लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट नोट क्या है? यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ तो क्या बोलता है? समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है, लेकिन यहाँ तो कोई करंट दिया ही नहीं है, ना आने वाली करंट ना जाने वाली करंट। तो जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को सॉल्व करते हैं तो भी वहाँ पे करंट का डायरेक्शन नहीं दिया रहता, वो भी हमको अज्यूम करना रहता है। तो अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं करंट का डायरेक्शन, जैसे केवीएल में करते थे वैसे केसीएल में भी करते हैं। सबसे अच्छा मैं सबको आउटगोइंग ले लिया। क्लियर है? अभी यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना है। अगर यहाँ का वोल्टेज ये जो रेजिस्टेंस R1 है ये नहीं रहता, ये शॉर्ट रहता, ये शॉर्ट रहता, तो ऊपर प्लस है तो यहाँ का वोल्टेज प्लस V वोल्ट हो जाता। अगर ये R3 नहीं होता तो यहाँ पर माइनस है, दैट्स वाई यहाँ का वोल्टेज माइनस V वोल्ट हो जाता। यहाँ का वोल्टेज अगर ये R1 नहीं होता तो यहाँ का वोल्टेज प्लस V1 हो जाता, और ये R3 नहीं होता तो यहाँ का वोल्टेज माइनस V2 हो जाता। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे R1 और R3 है, दैट्स वाई यहाँ का वोल्टेज न ही V1 होगा न ही माइनस V2 होगा, तो यहाँ का वोल्टेज हम अज्यूम नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं इस नोड का वोल्टेज V वोल्ट है। नोड वोल्टेज ऑलवेज पॉजिटिव, अजम्पशन। क्लियर है? बाकी कैलकुलेशन पे पता चलेगा कि वो प्लस है कि माइनस है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ एट एनी पॉइंट और नोड समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। हमने इस पॉइंट या नोड पे सबको आउटगोइंग करंट लिख दिया है, तो यहाँ पर इनकमिंग करंट कितना हो गया? 0। आउटगोइंग करंट एक प्लस से प्लस पे जा रहा है, V से V1 पे जा रहा है। रूल नंबर 1,
प्लस से प्लस V से V1, तो हायर पोटेंशियल पे V माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1। देन V से ग्राउंड 0, तो V माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2, और एक V प्लस से माइनस V2, तो यहाँ पे हो जाएगा V प्लस से माइनस, तो यहाँ सेकेंड कंडीशन, तो V प्लस V2 डिवाइडेड बाय R3। ये हो गया किरचॉफ करंट लॉ इक्वेशन। क्लियर है? कोई लड़का, अजम्पशन है, कोई कुछ भी मान सकता है। मान लो कोई लड़का क्या करता है, कोई स्टूडेंट इसको इनकमिंग और इन दोनों को आउटगोइंग ले लेता है। अब उसके लिए इक्वेशन ऐसे नहीं लिखा सकती, उसके लिए इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज करते हैं। नाउ इस कंडीशन पे मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। अब करंट यहाँ पर V1 से V की ओर जा रहा है, प्लस से प्लस पे जा रहा है। कंडीशन 1 V1 से V, और वो इनकमिंग करंट है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखेंगे V1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू V से ग्राउंड पे V माइनस 0 बाय R2 प्लस यहाँ प्लस से माइनस V प्लस V2 बाय R3। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं ये ब्लू वाले से जो इक्वेशन लिखा हूँ उसमें इस नोट पे सभी करंट को आउटगोइंग लेके लिखा हूँ, और ये रेड वाले से जो इक्वेशन लिखा हूँ उसमें एक इनकमिंग और 2 आउटगोइंग करंट लेके इक्वेशन लिखा हूँ। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इधर मैं 0 कर लिया, इसको मैं 0 के उस तरफ भेज रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जब 0 के उस ओर जाएगा तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो V इधर V1 उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा V माइनस V1 बाय R1, यहाँ V माइनस 0 बाय R2, और यहाँ V प्लस V2 बाय R3। क्लियर है? इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जबकि यहाँ पर इक्वेशन लिखते समय मैं सबको आउटगोइंग लेके इक्वेशन लिखा था, और यहाँ पर एक को इनकमिंग और 2 को आउटगोइंग लेके इक्वेशन लिखा। ओवरऑल हुआ क्या, ये दोनों इक्वेशन सेम आए। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी नोड पे करंट का डायरेक्शन अपने मन से जो भी कुछ अज्यूम करके इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन घूम फिर के क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा, और इक्वेशन सेम आएगा तो फाइनल आंसर क्या होगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी नेटवर्क में ये करंट के डायरेक्शन अज्यूम करने पर आंसर की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। करंट का डायरेक्शन आप कुछ भी अज्यूम करिए, जो मैं 4 रूल बताया हूँ उस रूल्स के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन सही आएगा घूम फिर के, इक्वेशन सही आएगा तो आंसर सही आएगा, बट रूल्स को फॉलो करना है। क्लियर है? अब हम ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें हमको इस Ix की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? इस 5 ओम रेजिस्टेंस में जाने वाले करंट Ix की वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर है? तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस पूरे सर्किट में यूजफुल नोड कितने हैं कैलकुलेशन पर्पज से। तो देखिए यहाँ पर 3 ब्रांच आपस में टच मिल रही है, यहाँ एक नोड बन रहा है, यहाँ पर एक नोड बन रहा है, यहाँ एक नोड बन रहा है, और एक यहाँ नोड बन रहा है। अगर देखोगे तो यहाँ भी नोड बन रहा है, यहाँ भी नोड बन रहा है, लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए वो इम्पॉर्टेंट नोड नहीं है। कैलकुलेशन पर्पस के लिए नोड हमको वहीं लेना है जहाँ 3 या 3 से अधिक ब्रांच आपस में मिले, जिसमें सबसे नीचे वाले को हमेशा अपन क्या करते हैं, ग्राउंडेड कर देते हैं। इसको मैं ग्राउंडेड कर दिया। यहाँ का वोल्टेज V1, यहाँ का वोल्टेज V2 और यहाँ का वोल्टेज V3। नोड वोल्टेज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस बना दिया। क्लियर है? किरचॉफ करंट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ एट एनी पॉइंट और नोड, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। करंट का डायरेक्शन कुछ दिया ही नहीं है। पिछले बार मैं आपको बताया था पिछले नेटवर्क में कि करंट का डायरेक्शन हम अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है कि हम सबको आउटगोइंग ले लें, तो मैं यहाँ से आउटगोइंग ले लिया। क्लियर है? अब इस नोड को छोड़ के जब मैं इस नोड पे जाऊंगा तो यहाँ करंट का क्या डायरेक्शन लिया था इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे मैं सेपरेट अजम्पशन ले सकता हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पर
सबको आउटगोइंग ले लिया। अब जब मैं इन दोनों नोड को छोड़ के यहाँ जाऊँगा तो यहाँ और यहाँ पे करंट का क्या डायरेक्शन लिया उससे कोई लेना देने नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन लिखाएगा, दैट्स वाई मैं सेपरेट अजम्पशन ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे भी सबको क्या ले लिया, आउटगोइंग ले लिया। आउटगोइंग लेके इक्वेशन लिखना थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी अभी हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कंडीशनल रहेगा, वहाँ पे वैसा करेंगे। क्लियर। इस पॉइंट या नोड पर इनकमिंग करंट 0, आउटगोइंग करंट एक V1 से 50 की ओर जा रही है, प्लस से प्लस, तो V1 माइनस 50/2 प्लस एक V1 से V2 की ओर जा रही है, तो V1 माइनस V2/1, और एक करंट V1 से V3 की ओर जा रही है, तो V1 माइनस V3/5। इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस वाले नोड पे आ जाते हैं। इस वाले नोड पे इनकमिंग करंट 0, आउटगोइंग करंट V2 से V1 पे जा रही है, तो V2 माइनस V1/1। एक करंट V2 से माइनस पे जा रही है, रूल नंबर 2, तो V2 माइनस माइनस प्लस 20/4 प्लस एक करंट V2 से V3 पे जा रही है, तो V2 माइनस V3/2, रूल नंबर इक्वेशन नंबर 2। देन इस नोड पे इनकमिंग करंट 0, आउटगोइंग करंट V3 से V1 पे जा रही है, तो V3 माइनस V1/5। एक V3 से V2 पे जा रही है, तो V3 माइनस V2/2, और एक करंट V3 से ग्राउंड पे जा रही है, तो V3 ग्राउंड का वोल्टेज 0 डिवाइडेड बाय 2। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमको करंट के लिए इक्वेशन मिलता है I1 I2 I3 के लिए। किरचॉफ करंट लॉ लिखेंगे तो वोल्टेज के लिए इक्वेशन मिलेगा I1 I2 I3 के लिए। क्लियर है। अब इसको हमको इक्वेशन फाइंड करना है, V1 V2 V3 वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, 1 और 5 आया, तो एलसीएम 10 ले लेंगे। यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 V1 माइनस 50। 10 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, V1 माइनस V2, और यहाँ 10 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यहाँ 2 V1 माइनस V3। अब देखेंगे ये 10 को मैं इधर ला के 0 कर दिया, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 5, यहाँ 10, 15 प्लस 2 17, तो 17 V1। फिर V2 वाले में माइनस 10 V2, और यहाँ पर माइनस 2 V3। क्लियर है। और यहाँ पर माइनस 250। इस 250 को इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा प्लस 250। तो हमारा पहला इक्वेशन आ गया 17 V1 माइनस 10 V2 माइनस 2 V3 इज इक्वल टू 250। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। नेक्स्ट हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। यहाँ पे 1, 4 और 2 है, तो मैं यहाँ का एलसीएम कितना ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। तो 4 डिवाइडेड बाई 1 यहाँ 4 आएगा, V2 माइनस V1 प्लस 1 V2 प्लस 20 और प्लस 2 यहाँ पर V2 माइनस V3 आया। क्लियर है। अब यहाँ पे इस 4 को इधर ला के 0 कर दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 V1, और यहाँ पर 4 5 प्लस 1 5 5 6 7, तो प्लस 7 V2, और यहाँ पर माइनस 2 V3 इक्वल टू यहाँ पर 20, और वो 20 उधर जाके माइनस 20। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। नाउ हम थर्ड वाले इक्वेशन को देखते हैं। इस थर्ड वाले इक्वेशन में 5, 2 और 2 आया, तो यहाँ पे 10 एलसीएम ले रहा हूँ। 10 एलसीएम में यहाँ 2 आएगा, V3 माइनस V1, यहाँ 5 आएगा, V3 माइनस V2, और यहाँ 5 V3 ये हो गया।
अब यहाँ पर -2v1 और यहाँ पे -5v2 और यहाँ पे 2 और 5 7 7 और 5 12। तो यहाँ पे हो जाएगा +12v3 इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। क्लियर है? इन तीनों इक्वेशन को जैसे मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ में सॉल्व करना बताया था वैसे हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। और ये हमारा मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपके V1 की वैल्यू आई 18.434, V2 की वैल्यू आई 6.889 और V3 की वैल्यू आई -2.755। ये वोल्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमारे क्वेश्चन में हमको ये कहा गया था कि इस Ix की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये Ix जो है वो 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट है। तो इस 5 ओम किसके में भी कनेक्ट है? V1 और V3 में। तो हम ये V1 और V3 को देखेंगे। तो ये V1 से V3 की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर 5 ओम दैट इज Ix करंट है। Ix इज इक्वल टू होगा V1 माइनस V3 बाय 5। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। V1 की वैल्यू 18.434 माइनस 2.755 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इक्वल टू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 18.434 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2.755 इक्वल टू इतना डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारी फाइनल Ix करंट आ जाएगी 4.237 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर?